हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और आज जो बैच है, आज का जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें ना आप इस बैच जब क्लास को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि कैसे इस मंच पे आज आग लगी है। और आज का ये क्लास बिल्कुल ही फायर होने वाला है। और ये वीकली क्लास जो हम लोग करते हैं, जो पूरे वीक में हम लोगों ने जो स्टडी किया है करंट अफेयर, उसका हम लोग वीकली रिवीजन करते हैं। तो आज मैं हूँ यहाँ पे प्रदीप आचार्य, और हमारे साथ इस स्टेज पे शामिल होने वाली हैं मीनल मैम। चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में जानते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है लैंडमार्क एरियाज होता है जो रिकॉग्नाइज्ड होता है फॉर व्हाट, कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और नेचुरल सिग्निफिकेंस के लिए। यानी कि कुछ ऐसे साइट्स हैं जिसको वर्ल्ड लेवल पे इम्पोर्टेंस माना जाता है, और यही कारण है कि इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का रोल क्या है? द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई, इन साइट्स को आइडेंटिफाई करती है और आपको बोलती है कि अरे जाओ घूमो फिरो इन साइट्स पे जा कर के देखो क्या क्या होता है, इंजॉय करो और अपनी छुट्टियों को मनाओ। ग्लोबल इंपॉर्टेंस होता है इन सारी चीज़ों का, इसीलिए हमें इसको क्या करना होता है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना होता है, सेव करना होता है, जो कल्चर और नेचुरल इंपॉर्टेंस के होते हैं। कैटेगरीज इसमें आप देख लीजिए, जो क्लासीफाई किया गया है साइट्स को, वो कल्चरल यानी कि मैन मेड साइट्स, आर्ट्स वगैरह होते हैं, नेचुरल जिसमें लैंडस्केप, बायोडाइवर्सिटी शामिल है, और मिक्स्ड साइट जिसमें कल्चरल और नेचुरल सारे सिग्निफिकेंस होते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया अगर आप देखें तो टॉप साइट्स हमारे पास फिलहाल जो है 43 यूनेस्को साइट्स हैं एज पर 2024। कैटेगरीज आप देख लीजिए, 35 कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट है और 1 मिक्स साइट आपको देखने को मिलता है। फेमस साइट्स आपने देखा था ताजमहल, अजंता, एलोरा। फेमस नेचुरल साइट्स, ये कल्चरल साइट्स था। नेचुरल साइट्स में आप देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। मिक्स्ड साइट में हम लोग देख रहे थे जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में, ये अपने नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। रिसेंट जो एडिशन है मोडीमास, ये माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, अहोम जो डायनेस्टी है उसके साइट है ये। नेक्स्ट है हमारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, तो ये स्टेशंस के लिए लाया गया है। फॉर व्हाट पर्पस? लॉन्च ईयर है इसका 2023 में। किस चीज़ के लिए? रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल विजन्स हैं इनके रेलवे स्टेशंस को बनाने के लिए। गवर्नमेंट विजन आप देख लो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें हमें बनाने हैं। इम्प्लीमेंटेशन आप देख लो, ऑल साइजेस ऑफ जो रेलवे स्टेशन है उसको कवर करता है ये। की फीचर्स, अपग्रेडेशन ऑफ स्टेशंस, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, पब्लिक एम्यूनिटी। हमने इससे पहले इस टॉपिक को 9 तारीख को काफ़ी डिटेल में चर्चा किया था, तो आप वहाँ भी जा कर के इस चीज़ को देख सकते हैं। वी हैव एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री उनकी विजिट हुई थी ईस्ट नेशंस में, ब्रुनई वगैरह में, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखते हैं। ये लुक्ड ईस्ट पॉलिसी जो था हमारा पुराना, उसके अगेंस्ट में अब 2014 में इसको चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अब कहा गया कि भैया आप लोगों ने बहुत देख लिया, अब हम देखने के बाद हम कुछ काम भी करेंगे, और इसीलिए लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में चेंज कर दिया गया। इन्हांस स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज विद आसियान कंट्रीज एंड द ब्रॉडर ईस्ट एशियन रीजन के लिए। की फोकस एरिया क्या है? स्ट्रेंथनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इन्हांसिंग सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कनेक्शंस, इकोनॉमी इंगेजमेंट आप देख लो, बूस्टिंग ट्रेड विद आसियान, प्रमोटिंग इंडियन इन्वेस्टमेंट और वाइस वर्सा। इस रिगार्ड में हम लोग आसियान पर चर्चा करेंगे। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडियन नेशन, साउथ एशियन नेशंस
इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक चीज समझो, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सारे गवर्नमेंट जो होते हैं, यानी विभिन्न देश के जो सरकार होती है, वो आपस में मिलकर के कोऑर्डिनेट करती हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक के अंतर्गत थाईलैंड में। मेंबर 10 आसियान कंट्रीज है, आप देख लेना। हमने अभी सारी बात कर ली है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये सारी चीज आपको डिटेल में पहले ही बता दिए गए। आसियान में की इनिशिएटिव्स है, फ्री ट्रेड एरिया है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंगेज विद मेजर ग्लोबल पावर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, चैलेंजेस मैनेजिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो खास करके साउथ चाइना सी को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है उसके विषय में मैनेज करना। और हमने डिटेल्स में इसको देख रखा है पहले ही। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए। सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए, अगर कोई एमएलए अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का इशू यहाँ पे आता है। तो इसमें लागू होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। व्हाट? एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था 1985 में। तो और 10th शेड्यूल एक लाया गया था जिसके अंतर्गत इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया था। फॉर व्हाट? कर्विंग पॉलिटिकल डिफेक्शन बाय लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो क्या करते हैं ना कि इधर से उधर, उधर से उधर जो घूमते रहते हैं ना, उनको स्टेबल बनाने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। जब जिस तरीके की हवा बह रही होती है उस हवा के साथ चलना, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को पैदा करता है, और इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ग्राउंड्स आप देख लीजिए 10th शेड्यूल के अंदर। वायलेशन ऑफ पार्टी विप जो होता है उसके अगेंस्ट वोट करना या फिर उनकी बात को नहीं मानने से ऐसे इश्यूज आते हैं। अगर कोई रिजाइन कर देता है अपने पार्टी से तो ऐसे इशू आते हैं। एक एक्सेप्शन इसमें रखा गया है कि अगर कोई किसी पार्टी का 2/3 अगर मेंबर अपने पार्टी को छोड़ता है ना तो उसे डिफेक्शन में नहीं रखा जाएगा। तो कैसा रखा जाएगा? फिर वो पार्टी मर्जर के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी मर्जर के रूप में माना जाएगा। हालांकि 1/3 मेंबर जो हैं वो पुराने पार्टी को बनाए रख सकते हैं। सो दिस इज द थिंग यू नीड टू नो। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ स्पीकर। स्पीकर क्या करता है? जिस पार्टी में अगर कोई शामिल होता है तो क्या स्पीकर ऐसा करेगा, उसको क्या सदन से बाहर कर देगा? फिर उसकी खुद की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिस चीज के लिए वो कर रहा है वही कम हो जाएगी। तो द स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर कहाँ से? लेजिस्लेटिव असेंबली में, और चेयरमैन कहाँ पे? पार्लियामेंट में डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस के ऊपर, और ये जो है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है डिसीजन के बाद। अगर अनरीजनेबल डिले हो या फिर मैलाफाइड एक्शन हो तो इस चीज को क्या करती है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इस मामले में निर्णय लेती है आवश्यकता पड़ने पे। ये सिंह साहब का जो केस था 2020 में, इसमें एम्फेसाइज किया गया था जुडिशियल रिव्यू को डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग। इससे पहले की हो तो होलान केस 1992 में भी स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज करने की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो लेट्स सी द वायलेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। अभी जो एक केस आए थे, जो आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश में जो भर्ती हुई थी 69,000 शिक्षकों की, उसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी वायलेशन हुआ था उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो वायलेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इलीगल मैंडेट कोटास फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो कोटा दिया गया है उसका जो लीगल मैंडेट है उसको अगर नहीं माना जाता, फॉर होम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को जो मैंडेट दिया गया है उसके आधार पे अगर रिक्रूटमेंट नहीं होता, प्रमोशंस नहीं होता या फिर स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता तो इसे वायलेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी के रूप में माना जा सकता है। इसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कॉमन वायलेशन, नॉन इम्प्लीमेंटेशन मतलब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करना, मैनिपुलेटेड रोस्टर्स, अगर रोस्टर करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि ओबीसी के सीट पे जो जनरल की वैकेंसी कर दी जाती है, बहाली कर दी जाती है, रिक्रूटमेंट को अगर डिले किया जाता है, फाइलिंग रिजर्वेशन
अनरिजर्व कैंडिडेट को डाल दिया जाता है। तो इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क एक्चुअली कहाँ से आता है, तो हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 15 और 16 के तहत से आता है, जहाँ गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि जो लोग कमजोर वर्ग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए आप सीटों को रिजर्व कर सकते हैं। कहाँ कहाँ, सो इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट और इन द केस ऑफ एडुकेशन। सो एडुकेशन और अपॉइंटमेंट में इन सारी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है रिजर्वेशन पॉलिसी को। रिजर्वेशन एक्ट एंड पॉलिसीज इन इंडिया को आप देख लीजिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस जो है आर्टिकल 15(4) और 16(4) जो SC ST OBC को रिजर्वेशन किस चीज़ के लिए, एडुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए, उन्हें अपलिफ्ट करना। रिजर्वेशन जो है SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27% और एक नया कैटेगरी आया है 10% फॉर EWS बाय 103rd अमेंडमेंट के द्वारा। जुडिशियल लिमिटेशंस इसमें किया गया है 50% इंदिरा सहनी केस 1992 में। फ्यूचर रिकमेंडेशन क्राइटेरिया अपडेट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इन्हांस कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन को, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं जो इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रिक्स। ब्रिक्स इज ऑल अबाउट ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फॉर्मेशन जो हुआ था और ब्रिक के रूप में हुआ था साउथ अफ्रीका, बाद में आया था 2010 में साउथ अफ्रीका ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। पर्पस था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अपने देशों के बीच में पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन करना, ग्लोबल गवर्नेंस में देखना कि क्या चल रहा है, सबमिट करना, एनुअल समिट मीटिंग्स होती है हेड ऑफ गवर्नमेंट का टू डिस्कस कोऑपरेशन और प्रायोरिटी जो वर्ल्ड लेवल में हमें लेना है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इनिशिएटिव्स आप देख लीजिए, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड CRA। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्यों लाया गया, क्योंकि हमारे पास एक वर्ल्ड लेवल पे ओल्ड डेवलपमेंट बैंक है जो कि ऐसा माना जाता है कि जो पश्चिमी देश हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो इसीलिए पूर्वी देशों को सपोर्ट करने के लिए एक्चुअली ऐसा किया तो वही गया है, लेकिन इसका जो मोटो है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2004 में स्टेबल किया गया था। फाउंडिंग मेंबर बस ब्रिक कंट्री। इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। पर्पस देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट गोल, ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जो गवर्नेंस होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन लेता है, डायरेक्टर्स होते हैं जो डेली ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, अप्रूवल करते हैं प्रोजेक्ट्स को। प्रेसिडेंट जो होता है इसमें लीड्स ऑफ द बैंक होता है जो चेंज होते रहते हैं। कोई भी एक पर्सन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बना के बिठा दिया और वो मरते दम तक बैठे हुए, ऐसा नहीं है, वो चेंज होते रहता है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इसका ऑपरेशंस, इसमें रिसेंट डेवलपमेंट को आगे पार्टनरशिपिंग, रिसेंट डेवलपमेंट एक्सपेंशन किया जा रहा है, बियॉन्ड ब्रिक्स के बाहर के लोगों को भी अब इसमें शामिल किया जा रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगला हमारा CRA, जैसे IMF है वर्ल्ड लेवल पे, उसी तरीके से CRA एक बनाया गया है ताकि ये भी 2014 में ये स्टेबल किया गया है ब्रिक्स कंट्री के द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए। किसको, अगर किसी भी देश को फाइनेंशियल इश्यूज आती है, लिक्विडिटी की इशू आती है तो उसे सॉल्व करना। क्राइसिस मैनेजमेंट फॉर होम, जो मेंबर्स हैं कंट्री उनको क्राइसिस मैनेजमेंट करना अगर किसी भी टाइम में उनको पेमेंट देने की इशूज आती है। इमरजेंसी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्वैप्स एंड अदर अरेंजमेंट के माध्यम से। स्टेबिलिटी आप देख लीजिए, मेंबर के अपनी स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल जो शॉक्स होते हैं इससे बचाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है, जो इसमें एक कंट्रीब्यूट करते हैं रिजर्व पूल के लिए। गवर्नेंस जो होती है वो कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज करती हैं, डिसीजन मेड और कलेक्टिवली डिसीजंस होते हैं। इसमें जो है कंट्रीज कैन एक्सेस द रिजर्व पूल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस। कंडीशंस इसमें देखें तो कंडीशंस जो है सपोर्ट प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन एग्रीड अपॉन कंडीशंस, और टर्म और कंडीशंस जो बनेंगे उसके आधार पे इसके एक्सपेंशन किए जा रहे हैं अब, और इकोनॉमिक जो है ग्लोबल स्टेबिलिटी इसको बढ़ाने की कोशिश में ये काम कर रहे हैं।
सो नाउ जो मेल न्यूट्रिशन की टॉपिक है वह आपको मीनल मैम पढ़ाने वाली है, इसीलिए मैंने बोला था कि ध्यान से रहिए और आज का जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सो मीनल मैम कम टू द पॉइंट। तो हम डिस्कस करते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन होता क्या है? अगर हम इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट इनटेक यानी अगर इम्बैलेंस फूड लेते हैं तो इसके कारण हमको मेल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ता है, जैसे अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो भी, और कम न्यूट्रिशन आवश्यकता से कम ले रहे हैं तो भी ये क्या होगा? मेल न्यूट्रिशन का कारण होगा। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं? इनएडुकेट फूड टेक, अगर सफिशिएंट कैलोरीज और न्यूट्रिशन हम नहीं ले रहे तो पुअर क्वालिटी है डाइट की, इनसफिशिएंट वैरायटी है तो इन्फेक्शियस एंड डिजीज। इसके कारण क्या होगा? मेल न्यूट्रिशन के कारण हमको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होगा, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर हैं उसके कारण भी हम एक्सपेंस नहीं कर पाते चीज़ों को। स्ट्रेटजिक और इम्प्रूवमेंट कर क्या होगा? न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करना होगा, हेल्थ केयर एक्सेस प्रदान करनी होगी, सैनिटेशन और हाइजीन को बढ़ाना होगा। अब गवर्नमेंट ने मेल न्यूट्रिशन से निपटने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव किए हैं? तो पोषण अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य क्या है? मेल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना। कैसे? टारगेटेड न्यूट्रिशनल और हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करके। ICDS चलाया है, एकीकृत बाल विकास परियोजना। इसमें क्या किया गया है? न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ फॉर चिल्ड्रन पे ध्यान दिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो सब्सिडी आधारित भोजन प्रदान करता है, ये कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा मिड डे मील स्कीम है, ये स्कूलों में बच्चों को न्यूट्रिशन को इन्हांस करने के लिए चलाया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वय वंदना योजना है, इसमें प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है ताकि वो जो खाद्य संबंधी चीज़ें हैं उनको वहन कर सके। स्वच्छ भारत मिशन है, इसके माध्यम से सैनिटेशन और हाइजीन को इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया गया है। और नेशनल हेल्थ मिशन है, ये हेल्थ केयर सिस्टम को फोकस करता है और मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन पे फोकस करता है। मनरेगा है, इसमें जो रूरल इनकम है और जो इसको बढ़ाने में फोकस किया गया। अगर इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स फूड खरीदने पे लोग जोर देंगे। इसमें एक क्वेश्चन मनरेगा के बारे में मेरे दिमाग में आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये पूछा जाए कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या है माल न्यूट्रिशन को लेकर के, तो हमें मनरेगा को भी टिक करना है, क्योंकि जनरली लोग तो इसको टिक ही नहीं करेंगे। इसके अलावा न्यूट्रिशनल गाइडलाइन है जो प्रमोट बेटर डाइटरी प्रैक्टिस एंड एड्रेसेस डेफिशिएंसीज को हमको जानना होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना होगा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है? तो ये गवर्नमेंट के द्वारा एक सेट किया गया मिनिमम प्राइस रहता है जो क्या करता है? किसानों को जो फसल है उनके लिए एक न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करता है ताकि वो जो बाजार में फ्लैक्चुएशन होता है उससे बच सके। इम्पोर्टेंस क्या है MSP की? तो किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना, उनके जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक प्राइस, अगर बहुत ज़्यादा प्राइस गिरता है तो ऐसी स्थिति में इनस्टेबिलिटी से बचाना, मार्केट को स्टेबल रखना। इसके अलावा इंसेंटिव फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, इनकम सिक्योरिटी प्रदान करना, एक्सप्लॉइटेशन जो होता है उससे बचाना फार्मर्स को, और डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना। यानी कि बहुत सारी अगर MSP में बहुत सारी फसलों को हम इंक्लूड करते हैं तो इससे क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन आएगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव किए गए जैसे CSCP की स्थापना की गई है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ये क्या करती है? MSP के लिए रिकमेंड करती है। इसके अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, ये जो प्रोक्योरमेंट करती है, खरीद करती है ग्रेन्स की MSP पे। और PM आशा स्कीम चला गई है 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? इंक्रीजिंग MSP इफेक्टिवनेस बाय इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर प्रोक्योरमेंट, यानी जो निजी क्षेत्र हैं उनको खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करना और इसके माध्यम से जो MSP है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना इसका उद्देश्य है। अब MSP की गणना करते टाइम कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको गवर्नमेंट देखती है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जैसे सीड जो
बेसिक नीड है खेती में, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, लेबर, लैंड, इनके कॉस्ट कितनी आ रही है उसको देखती है। डिमांड सप्लाई सिनेरियो क्या है, यानी कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है, उसका सिनेरियो क्या है। मार्केट ट्रेंड्स देखती है, फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में, उसके कारण जो फसलें हैं उनकी कीमत ऊपर नीचे होती है। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी देखती है। इसके अलावा इनपुट प्राइस इंडेक्स, इनपुट कितनी आ रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या है। अब हम देखते हैं इसमें कितनी फसलों को इंक्लूड किया गया है। तो एमएसपी में 23 क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। आप इसमें देख लेना, सीरियल्स में हैं जो, पल्सेस में अरहर, उड़द, मूंग, ग्राम, ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर ये हैं, और कमर्शियल में कॉटन, शुगर केन, जूट आदि हैं। अचीवमेंट, इसके माध्यम से हमने फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया है। पीडीएस में जो हमको भोजन प्रदान किया जाता है, एमएसपी पे जो फसलें खरीदी जाती हैं उन्हीं से प्रोवाइड किया जाता है। फूड सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो किसान हैं उनको इनकम सपोर्ट मिल रहा है, यानी फाइनेंशियली वो मजबूत हो रहे हैं। इश्यूज भी हैं कुछ एमएसपी के साथ, जैसे प्रोक्योरमेंट बायस। कुछ चीज़ों को हम किसान क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे राइस और व्हीट, इनको ज़्यादा उपजा रहे हैं और बाकी फसल क्या हो रही है, नेगलेक्ट हो रही है। रीजनल इम्बैलेंस है, जैसे पंजाब और ये पश्चिमी यूपी है, इस एरिया में इसका लाभ ज़्यादा उठाया जा रहा है, और जो भारत के अन्य किसान हैं और क्षेत्र के, उनको इसका लाभ उस तरीके से नहीं मिल रहा। इनसफिशिएंट प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है, लिमिटेड, गवर्नमेंट लिमिट में प्रोक्योरमेंट करती है इन चीज़ों की। अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं। इसके अलावा अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी। फ्यूचर एक्शन क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा प्रोक्योरमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी होगी और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना होगा, सतत कृषि करनी होगी। इसके अलावा डीबीटी के माध्यम से किसानों को पैसा भेजना होगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी, एनएचआरसी की स्थापना कब की गई थी, 1993 में। किसके माध्यम से, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। अब इसका उद्देश्य क्या था, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना, और इसमें पर्टिकुलरली जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी, इसकी गारंटी दी गई है, इन्हीं को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना इसका उद्देश्य था। फंक्शन क्या होगा, ये इंक्वायरी कर सकते हैं अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो। इसके अलावा स्यू मोट एक्शन भी ले सकती है, स्वतः संज्ञान ले सकती है किसी केस पे। जेल और इनके जो अदर इंस्टीट्यूशन है वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड या क्लाइमेट कैसा है, कंडीशन कैसी, उसको विजिट कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, लॉ और सजेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि कैसे उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। इसके अलावा प्रमोटिंग रिसर्च और अवेयरनेस पे काम करती है। पावर्स क्या है, तो इसको सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है, ये समन जारी कर सकता है और विटनेस का एग्जामिन कर सकता है और एविडेंस रिसीव कर सकता है। इसके अलावा ये रिकमेंडेशन देगा गवर्नमेंट को अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं देश में तो। लिमिटेशन क्या है, ये एनएचआरसी कैन नॉट इन्वेस्टिगेट वायलेशन बाय आर्म फोर्सेज। अगर आर्म फोर्सेज के विरुद्ध में वायलेशन का कोई केस है तो ऐसी स्थिति में एनएचआरसी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, डायरेक्टली नहीं करता। इसके अलावा इसके पास केवल रिकमेंडेशनरी पावर रहती हैं, ये गवर्नमेंट को केवल रिकमेंडेशन कर सकता है, उसको मानना नहीं मानना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नोटेबल केसेस देखते हैं। इंक्वायरी इनटू कस्टोडियल डेथ्स, पुलिस ब्रूटलिटी, इंस्टेंस ऑफ कम्युनल वायलेंस, इनके बारे में ये इंक्वायरी बैठा सकता है। इसके अलावा अगर इसको ज़रूरत पड़े तो ये सीबीआई और ईडी जैसी जो संस्थाएं हैं उनको जांच के लिए भी बोल सकता है। So PM विश्वकर्मा स्कीम, लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक PM विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा आप नाम से जानते होंगे कि ये जो बनाने वाले हैं हमारे इंडिया के जो भगवान है देवता विश्वकर्मा, उनके नाम पे रखा गया है। तो निश्चित ही ये किसी न किसी आप कह सकते हो कि जो MSME है या फिर जो प्रोड्यूसर है
उसके ऊपर जो है सो बनाया गया, लिया गया। तो सपोर्टिंग ट्रेडिशनल, किस चीज़ के लिए? ट्रेडिशनल जो आर्टिसन है और क्राफ्ट पीपल्स हैं इन इंडिया, उनको सपोर्ट करने के लिए लाया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो क्या करेंगे इसमें? उनके स्किल का डेवलपमेंट करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, पैसे जरूरत पड़ने पर, इंटीग्रेट देम विद मॉडर्न इकोनॉमी के साथ उनको जोड़ेंगे ताकि उनको ट्रेनिंग टूल्स और मार्केट मिल सके। इसमें स्किल डेवलपमेंट हमने बात की, फाइनेंशियल इंक्लूजन, पैसे लेन देन करने की, मार्केट एक्सेस उनको पहुंचाया जाएगा, और प्रिजर्वेशन ऑफ, ये जो महत्वपूर्ण है, हमारा जो आर्ट और कल्चर है ना, उसको प्रिजर्व करना कितना महत्वपूर्ण है ये हमें समझने की जरूरत है। जो पुराने आर्टिस्ट हैं, देखो विश्व में आप कहीं भी देखोगे ना तो आर्ट एंड कल्चर सबसे ज़्यादा आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। जो भारत की भाषा है ना, वो 600 से ज़्यादा हमारी भाषाएं हैं इंडिया के तहत। तो और हमारे आर्ट जो है वो आर्ट केवल आर्ट फॉर्म नहीं है, ये लाइवलीहुड के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकते हैं, अभी भी हैं, और भविष्य में इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसे वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएं तो संभव है कि हम बहुत ही ज़्यादा जॉब को जनरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस स्कीम इज हेयर। तापी पाइपलाइन के बारे में बात करेंगे तो तापी पाइपलाइन से आपको समझ में आ गया होगा, जो पाइप होगा जो कुछ ना कुछ चीज़ों का, ये बजाने वाला पाइप नहीं है, ये बांसुरी बजाने का नहीं है, बल्कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइप है, जो किस चीज़ के लिए? नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये जो है तापी, इसका फुल फॉर्म देखें तो तुर्कमेनिस्तान से शुरू होगा, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, और अंत में ये इंडिया में आकर के ख़त्म हो जाता है। ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और ये ट्रांसपोर्टिंग करेगा नेचुरल गैस को फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू इंडिया तक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी यहाँ बेनिफिट पहुँचेगा। इसके माध्यम से क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी का हो सकता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे जो कंट्रीज हैं इसमें इन्वॉल्व। चैलेंजेस, सिक्योरिटी कंसर्न, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्थिति तो आप जानते हैं, तो उस तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं। भारत और पाकिस्तान में जो दुश्मनी होती रहती है, वो भाइयों की जो दुश्मनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है पॉलिटिकल कंसेंसस में भी और इकोनॉमिक कंसेंसस में भी। सिग्निफिकेंस, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है भारत का, रीजनल कोऑपरेशन, करंट स्टेटस अगर आप देखिए तो इसमें काफ़ी डिले ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हेल्थ कवर के ऊपर जो है सीनियर्स लोगों को हेल्थ कवर के लिए क्या किया गया है? कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। इसको हम देख सकते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो ऑल सीनियर सिटीजन्स एज 70 एंड एबव। ये ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन्स का मतलब 60 एंड एबव जनरली हम लोग समझते हैं, लेकिन ये जो स्कीम है ना, स्कीम के अंतर्गत 70 एंड एबव को ही इसमें सीनियर सिटीजन के रूप में माना गया है। और ऐसा माना जाता है कि 4.5 फैमिलीज को और 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को इससे बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें क्या क्या मिलेगा? हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, नया कार्ड मिलेगा बेनिफिट्स लेने के लिए। एडिशनल बेनिफिट इसमें क्या है? तो एडिशनल बेनिफिट जो हमने प्रधानमंत्री PM जय योजना है, टॉप अप कवर देगा 5 लाख पर ईयर विद एक्सक्लूसिव देम शेयर्ड विद यंगर फैमिली। जो 5 लाख का कवर है वो यंगर फैमिली, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत आप देखोगे कि फैमिली मेंबर सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 लाख का एक एक्स्ट्रा कवर दिया जा रहा है किन लोगों को? जो बुजुर्ग हैं, 70 प्लस हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये मेजर हेल्थ इनिशिएटिव्स है, इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या करती है? हेल्थ केयर बढ़ाने के लिए, जो इकोनॉमिक खास करके जो पीछे हैं लोग उनके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस है। 5 लाख तक पर कवर पर ईयर पर फैमिली कवर करता है। ट्रीटमेंट कवरेज इसमें आप देख लो, सेकेंडरी एंड टर्सरी सर्विस इसमें इंक्लूड किया गया है। कवरेज 5 लाख पर ईयर पर जो फैमिली है उसमें ये कैशलेस है। बेनिफिट टारगेट ऑडियंस इसमें लो इनकम फैमिली, 55 करोड़ इंडिविजुअल्स। एलिजिबिलिटी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो बना हुआ है 2011 का सेंसस, उसके माध्यम से। हॉस्पिटल्स इसमें बहुत सारे इंक्लूड हैं। ये डिजिटल एक्सेस है और मोबाइल ऐप के थ्रू भी इसको
क्लेम किया जा सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में हम लोग जानते हैं, जो 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन फोकस था वो हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करना, मजबूत करना, खास करके रूरल एरिया में, बाय इम्प्रूविंग एक्सेस क्वालिटी हेल्थ सर्विस। इसके जो कंपोनेंट हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो रूरल एरिया के लिए, यानी ग्रामीण एरिया, अर्बन हेल्थ मिशन फॉर जो हमारे शहरी एरिया है उसके लिए। इसका की गोल देख लीजिए, इम्प्रूव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको ट्रेनिंग देना और ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को इंक्लूड करना, रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना और डिजीज बर्डन को कम करना। स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स आप देख लीजिए, इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इसके अंतर्गत है। अचीवमेंट्स जो है, अभी तक हेल्थ फैसिलिटीज़ को काफ़ी मजबूत किया गया है, हेल्थ वर्कर का रिक्रूटमेंट किया गया, चैलेंजेस इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं कुछ, और रिसोर्सेज के कमियां देखने को मिल जाती है। आगे जो सिकल सेल है उसके बारे में मैम डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ सिकल सेल चैलेंज को देखते हुए गवर्नमेंट ने 2023 में एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। इसके माध्यम से हम 2047 तक इस पब्लिक जो हेल्थ प्रॉब्लम है इसको एलिमिनेट करने का गोल हासिल करेंगे। सिकल सेल एनीमिया के बारे में जानते हैं कि है क्या। तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, उसका आकार बिगड़ जाता है। सामान्य रूप से उसका आकार गोल रहता है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो इसका आकार सिकल के आकार का या चंद्राकार हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन एस, यानी विकृत जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसको हीमोग्लोबिन एस के नाम से जाना जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है ना वो बाधित होती है सिकल सेल एनीमिया में। डेफिनेशन, सिकल सेल एनीमिया इज ए हेरिडिटरी कंडीशन वेयर रेड ब्लड सेल बिकम रिजिड एंड शेप्ड लाइक क्रिसेंट और सिकल रेदर देन द यूजुअल राउंड एंड फ्लेक्सिबल शेप। कॉजेज क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन है। सिम्टम्स देखते हैं इसमें, पेन, क्राइसिस, एनीमिया की प्रॉब्लम, वही खून की कमी हो जाती है, स्वेलिंग, पेनफुल स्वेलिंग हैंड और फिट में। इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज का भी सामना करना पड़ता है, ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है इसमें, पहले ये देखते हैं अफेक्टेड पॉपुलेशन कितनी है। हमारे यहाँ 1 मिलियन लगभग लोग इससे अफेक्ट हैं, और वो भी मेनली जो ट्रिब्यूनल एरिया है वो इससे ज़्यादा अफेक्ट है। रीजन, ट्राइबल बेल्ट ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये रीजन जो है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। डिजीज कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा ही है, ये लगभग जो 40 साल के आसपास दिखता है इसका असर। गगनयान के बारे में देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है गगनयान। अभी प्राइवेट सेक्टर में जो है अंतरिक्ष या स्पेस में जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है कोशिश, उसी संदर्भ में गगनयान का हम डिस्कशन करते हैं। गगनयान क्या है, ये भारत का एक एम्बिशियस फर्स्ट क्रूड स्पेस मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है, इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना। और इसके माध्यम से रिसर्च से जुड़ी जो बहुत सारी एक्सप्लोरेशन है वो अचीव कर सकते हैं। इसको मिशन को करने वाला कौन है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हम देखते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो मिशन के ऑब्जेक्टिव, वो इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी को हासिल करना। 3 मेंबर को इसके माध्यम से भेजा जाएगा। टाइमलाइन क्या है, इसको भेजना तो 2022 तक, लेकिन कोविड के कारण इसमें डिले हुआ। अब इसका लॉन्च जो है वो 2024 में होगा। लॉन्च व्हीकल क्या होगा इसका, GSLV Mark 3, या इसको LVM के नाम से भी जाना जाता है। ये एस्ट्रोनॉट है उनको कहाँ ले जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। और लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई कितनी रहती है, अर्थ सरफेस से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर। मिशन के फेज अनक्रूड मिशन और क्रूड मिशन है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल जहाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा उसको क्रू मॉड्यूल बोलेंगे। सर्विस मॉड्यूल जहाँ पर पल्सन सिस्टम लगा होगा और अदर टेक्नोलॉजी लगी होंगी उसको सर्विस मॉड्यूल बोलते हैं।
ट्रेनिंग और कोलैबोरेशन के लिए हमने रसिया के साथ जो है सहयोग लिया है। ड्यूरेशन यही 5 से 7 दिन ये लोग अंतरिक्ष में रहेंगे या लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया ऐसा करने वाला जो है 4th नेशन बन जाएगा जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ भेज रहा है, स्पेस में। इससे पहले कौन कौन से देश कर चुके हैं? यूएसए, रशिया और चाइना इससे पहले इसको अचीव कर चुका है। अब GSLV Mark 3 के बारे में देखते हैं। ये इंडिया का एक मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है जिसको इसरो द्वारा डेवलप किया गया है और ये हैवी पेलोड इसको क्या करता है, स्पेस में ले जाता है। गगनयान में भी इसी का यूज किया जा रहा है। अब पेलोड की कैपेसिटी देख लेते हैं। अगर GTO यानी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में अगर ले जाना है तो 4000 kg तक का वजन ले जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना है तो 10,000 kg तक का वजन ले जा सकता है। इसकी स्टेज हैं, इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक स्टेज होती हैं। क्रायोजेनिक स्टेज में कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके माध्यम से GSLV के माध्यम से कुछ मिशन लॉन्च किए गए हैं, जैसे 2017 में GSAT-19, 2019 में चंद्रयान 2, ये इसके मोस्ट मिशन है। इसके अलावा गगनयान इसके माध्यम से भी लॉन्च किया जाना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जुडिशियल वैल्यूज से रिलेटेड है। 1997 में जुडिशरी ने 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट जारी किया था, तो ये टॉपिक आपको सर डिस्कस तो चलिए 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट हम लोग देखते हैं जुडिशियल वैल्यूज के लिए। सो आप समझते हैं कि हर जगह वैल्यू सिस्टम की कितनी ज़रूरत होती है। आप अगर टीचिंग करते हैं, आप अगर शॉप चलाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू सिस्टम को यूज़ करते हैं ताकि कस्टमर आपसे बिगड़े ना। लेकिन जुडिशियरी के पास ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी जुडिशियरी भी फेयर होनी चाहिए और हमारे जो डेमोक्रेसी सिस्टम है तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इसके लिए जुडिशरी ने 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट जारी किया था। इसके अंतर्गत इम्पार्शियलिटी, मतलब किसी भी पर्सन के साथ इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। सबको जो है पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, मतलब हम किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे। अवॉइडेंस ऑफ इम्प्रॉपर्टी एक्शंस दैट रिड्यूस जुडिशियल क्रेडिबिलिटी, जो भी क्रेडिबिलिटी को कम करता हो, जुडिशियल क्रेडिबिलिटी को कम करता हो, उसको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। टाइज क्लोज नहीं होना, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है सरकार के साथ जुड़ाव नहीं होना चाहिए। अगर सरकार के साथ जुड़ाव होगा तो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सरकार को उसका बेनिफिट मिले और जो विपक्ष की पार्टियां हों उसको इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक के साथ एंगेजमेंट में अवॉइड करना चाहिए कुछ रिमार्क करने के लिए, ताकि आपकी न्यूट्रलिटी यानी जजों की न्यूट्रलिटी बनी रहे। पर्सनल कंडक्ट जो है, पर्सनल कंडक्ट होनी चाहिए। जो कोर्ट है वो उसकी डिग्निटी, जुडिशियल डिग्निटी को देखते हुए पर्सनल कंडक्ट होने चाहिए। डिस्टेंस, पब्लिक के साथ एक डिस्टेंस, दूरी बहुत ज़रूरी होती है। और प्राइवेट कंडक्ट जो है आप देख लीजिए, अवॉइड रिलेशनशिप दैट क्वेश्चंस जुडिशियल इंटीग्रिटी, ताकि हम प्राइवेट कंडक्ट ऐसा ना करें जिससे जो जुडिशियल इंटीग्रिटी है उस पर कहीं ना कहीं शक आ जाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिड्यूस द केसेस दैट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, अगर किसी के केसेस में पर्सनल, जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई रिलेटिव है और उसके केसेस किसी के पास आता है तो ऐसे केस में दूरी बनाना जरूरी होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला सामने ना आए। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डीलिंग जो भी होती है उसके अंतर्गत इन्फ्लुएंस होना चाहिए बाय अदर फैक्टर, वो डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सारे डिसीजंस लॉ एंड फैक्ट्स पे आधारित होने चाहिए। पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। हमने पहले भी बात की है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव नहीं होना चाहिए। नो एक्सेप्टेंस और फेवर्स, किसी को फेवर नहीं देने चाहिए या किसी से फेवर्स नहीं लेने चाहिए, गिफ्ट्स और फेवर्स। कम्युनिकेशन विद मीडिया के साथ जो है अवॉइड डिस्कशन करना चाहिए, जो पेंडिंग केसेस हैं उसके बारे में मीडिया के साथ। सब जुडिस अगर मैटर कुछ होते हैं तो उस पर कुछ ज़्यादा कमेंट करने से बचना चाहिए। फेयरनेस टू ऑल, इंश्योर जस्टिस विदाउट बायस। सो क्या है ना कि आपके दिमाग में अगर कुछ बातें होती हैं ना किसी को लेकर के, और तो हम उस हिसाब से सोचते लगते हैं और ये हमारे हर डिसीजन को क्या करता है,
चेंज करने की क्षमता रखता है अगर हमारी थिंकिंग कुछ ऐसी होती है। ड्यूटी ऑफ रेस्क्यू जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको साइड रख के केसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन सिचुएशंस में हम लोग देखने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जुडिशियरी जैसे एग्जीक्यूटिव से, यानी कि जो न्यायपालिका है विधायिका और कार्यपालिका से कैसे दूरी बना के रखे ताकि उसको अकाउंटेबल भी बनाया जा सके और जुडिशरी खुद भी अकाउंटेबल हो सके। सो दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। इसका मतलब ये है कि जो 3 ब्रांचेज हैं, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों को एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करना है और अपनी दूरी एक बना करके रखनी है। एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट लॉ को एग्जीक्यूट करना है, किसको? जुडिशरी को। लेजिस्लेचर जो होते हैं एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना लॉ को, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, और जुडिशरी जो है वो क्या करती है, जो लॉ एंड रेगुलेशंस आते हैं उसको इंटरप्रीट करने का काम जुडिशरी का है। इसके माध्यम से हम चेक एंड बैलेंस बनाते हैं। पर्पस क्या करना? सेफ गार्ड डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखना। हिस्टोरिकल अगर बेस देखें तो जो मोंटेस्क्यू की प्रोटेक्ट जो लिबर्टी है, मोंटेस्क्यू की अवधारणा हमने देखा था, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं इस बात को। जो मोंटेस्क्यू क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ पावर। अगर सेपरेशन पावर एक ही आदमी के हाथ में, जैसे राजा के हाथ में सारे पावर अगर होता था तो क्या राजा के खिलाफ लोगों को न्याय मिल पाता? तो बहुत ही डिफिकल्ट था ये सिचुएशन। सो दैट्स वाई मोंटेस्क्यू ने कहा कि अगर आप पावर सेपरेशन रखेंगे तभी जाकर के जो है डेमोक्रेटिक चीज़ें या लोगों को उसकी लाइफ और लिबर्टी उसे प्राप्त होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आप देख लीजिए, जो डेमोक्रेसीज हैं यूएस और इंडिया में इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बने हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, अलाउ रिव्यू, अलाउ मतलब जो केसेस आते हैं एग्जीक्यूटिव के एक्शंस होते हैं उसको रिव्यू करने की अथॉरिटी मिलती है सेपरेशन ऑफ पावर से। एग्जीक्यूटिव कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव चेक्स, इसके माध्यम से हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग एक्ट कोऑर्डिनेट अमॉन्ग ब्रांचेस नेसेसरी इफेक्टिव गवर्नेंस करने के लिए। सो इन कंटेक्स्ट जो हम लोग 16 फाइनेंस कमीशन है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि फाइनेंस कमीशन देखो अभी क्या हुआ था कि एक बैठक हुई थी जो शायद केरला में हुआ था, और केरला में एक बैठक हुई थी जो आप कह सकते हो स्टेट्स का, उसमें फाइनेंस कमीशन की जो बातें रखी गई है, फाइनेंस कमीशन में जो बातें रखी गई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और चूंकि स्टेट के ऊपर मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ इस बात को लेके, स्टेट के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है इकोनॉमिकल, और 60% से एबव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि पावर जो है 40% से नीचे है इकोनॉमिकल। दैट्स वाई इस तरीके की चीज़ों हमारे सामने आते हैं। तो इंक्रीज करना चाहिए स्टेट का जो पावर और स्टेट का जो शेयर है वो इंक्रीज करना चाहिए फ्रॉम 41 to 50% तक। जो स्टेट्स को जो डिविजन पूल में जो मिलते हैं शेयर्स, इकोनॉमिक शेयर, उसके बारे में। कैप ऑन सेस, लिमिटेड सेस और सरचार्ज टू प्रोटेक्ट द डिजिटल। एक्चुअली होता क्या है, सेस और सरचार्ज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाता है। यही कारण है कि स्टेट इस तरीके की चीज़ों को चाहती है कि ये कम हो सके। रिड्यूस सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल स्कीम में क्या होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि स्टेट को अपना पैसा भी देना पड़ता है, और जो कहीं ना कहीं जो स्टेट की अथॉरिटी वहाँ पे देखने को मिलती है, सेंटर की अथॉरिटी देखने को मिलती है, और सेंटर के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। बैलेंस जो है, फिजिकल इम्बैलेंस जो है उसको ठीक करना, और यूटिलाइज आर्टिकल 375 को यूटिलाइज करना। इसमें जो है फाइनेंशियली वीकर स्टेट जो हैं उनको मजबूत करने की बात की गई है आर्टिकल 275 के अंतर्गत। फाइनेंस कमीशन को समझिए, जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या करती है, टैक्स रेवेन्यू जो आते हैं वो सेंटर और स्टेट में कैसे डिवाइड करना है उसके ऊपर रिकमेंडेशंस देती है, ताकि एलोकेशंस जो है उसका बैलेंस हो सके फिजिकल नीड्स के हिसाब से। की रिकमेंडेशंस आप देख लीजिए, शेयर इन डिविजिबल पूल टैक्स रेवेन्यू फॉर स्टेट्स के लिए, ग्रांट एंड सब्सिडीज किसके लिए, स्टेट्स के लिए जिसको नीड होती है, फिजिकल ट्रांसफर करना है, सेंट्रल ट्रांसफर एंड ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 अभी हमने चर्चा की थी। प्रिंसिपल ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन जो है, इक्विटी होनी चाहिए, एलोकेशन बेस्ड ऑफ स्टेट नीड्स एंड कैपेसिटी,
इफिशियंसी होनी चाहिए, मिनिमल इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन को इंश्योर कर सके, फिस्कल इक्वलाइजेशन होना चाहिए, जो ऐसा फाइनेंस कमीशन इसी के लिए रखी जाती है। सो फाइनेंस कमीशन का मूल बात ये है, आप ये समझ लो, फाइनेंस कमीशन इसलिए स्टेबल की जाती है कि जो सेंटर है और स्टेट है दोनों के मिड अगर इकोनॉमिकल जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करे, और अगर स्टेट में, चूँकि हमारे इंडिया में जो पावर है वो कहीं ना कहीं सेंटर के साइड में दिखता है, तो उसको ठीक करने के लिए, इकोनॉमिक पावर को भी ठीक करने के लिए। सो इन्फ्लेशन, मैम आपको बताएंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन, अभी हाल ही में इन्फ्लेशन कम हुई है लास्ट मंथ की तुलना में, तो इसीलिए न्यूज में रहा है। तो हम जानते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। तो ये जो जनरल लेवल ऑफ प्राइस है गुड्स और सर्विस का, इसका राइज करना यानी इसका बढ़ना ही क्या है, इन्फ्लेशन है। इसके माध्यम से क्या होता है, जो हमारी परचेजिंग पावर है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इन्फ्लेशन को दो भागों में बांटा गया, कोर और हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है। मेजर्स द टोटल इन्फ्लेशन विद इकोनॉमी इंक्लूड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि सभी वस्तुएं और सेवाएं इसमें क्या होगी, शामिल होंगी, उनके आधार पे इन्फ्लेशन निकाली जाएगी। जैसे फूड और एनर्जी को इसमें इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है उसमें फूड और एनर्जी वाली चीज़ें हैं उनको बाहर रखा गया है। इसके कारण क्या होता है कि ये एक स्टेबल तरीके से इन्फ्लेशन को शो करता है, इसमें स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें अनस्टेबिलिटी, फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें फूड और एनर्जी के प्राइस भी इंक्लूड किए जाते हैं। फूड और एनर्जी हर मंथ जो है, हर वीक और मंथ में फ्लैक्चुएशन करती रहती है। अब इम्पैक्ट, ये कैप्चर करना अंडरलाइंग परसिस्टेंट ट्रेंड इन इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है उसको कैप्चर करना है। और इसका यूज क्या है, जो हम लॉन्ग टर्म के प्लानिंग करते हैं या पॉलिसी बनाते हैं उसमें कोर इन्फ्लेशन का यूज किया जाता है, ताकि हम जो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहती है, फ्लैक्चुएशन रहता है, उससे बच सके। हालांकि हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारी जो इकोनॉमी की ओवरऑल कंडीशन है, वहाँ इन्फ्लेशन का क्या स्थिति है उसको दिखाती है। अब इन्फ्लेशन के रीज़न, अगर डिमांड बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, अगर कॉस्ट बढ़ जाए तो भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। डिमांड में क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और कॉस्ट में, कॉस्ट बढ़ जाने के कारण जो है चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एमपॉक्स या मंकी पॉक्स। ये एक वायरल डिजीज है जो एमपॉक्स वायरस के कारण होती है। अब इसका ट्रांसमिशन देखते हैं कैसे होता है। ट्रांसमिशन एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन। अगर हम इन्फेक्टेड एनिमल्स या ह्यूमन के संपर्क में जाते हैं तो इसके कारण क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। सिम्टम्स, इंक्यूबेट पीरियड, ये 7 से 14 दिन के अंदर आपको दिखता है। इनिशियल सिम्टम्स में फीवर, हेडेक, मसल सेक, ये सब समस्या होती है। इसके अलावा रैशेस जैसे स्पॉट्स और बम्प्स एंड पोस्चर्स इनका फेस पे और आर्म्स पे निकलना, ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए डायग्नोसिस क्या होना चाहिए, क्लिनिकल और लेबोरेटरी टेस्ट करना चाहिए, जैसे PCR टेस्ट है। ट्रीटमेंट, सपोर्टिव केयर देनी होगी, पेन रिलीफ देना आदि। इसके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स देनी होंगी, जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन भी इसमें यूज किया जा सकता है। प्रिवेंशन, वही कॉन्टैक्ट अवॉइड करना होगा, अगर इन्फेक्शियस पीपल या एनिमल्स उनके कॉन्टैक्ट में नहीं जाना चाहिए। हाइजीन को बनाए रखना होगा, वैक्सीनेट को प्रमोट करना होगा। अभी ये अफ्रीका में इसका आउटब्रेक देखने को मिला है और इस कारण WHO ने इस पर कंसर्न भी जताया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जूट से रिलेटेड। अभी हाल ही में जो असम और ये पश्चिम बंगाल वाला रीजन है, वह ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज में बाढ़ आने के कारण इसकी फसल जो है वो कुछ खराब हुई है, इसी कारण न्यूज में था। तो जूट है क्या, एक नेचुरल फाइबर है जो जूट के तने से निकलता है।
इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है और इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर रहता है, गोल्डन ब्राउन, इसके कारण इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अब ये एक मोस्ट अफोर्डेबल नेचुरल फाइबर है, किसके बाद? कॉटन के बाद। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो गंगा डेल्टा के आसपास इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, जिसमें भारत और बांग्लादेश दोनों देश शामिल हैं। इसमें इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी मात्रा में होता है, हालांकि जो एक्सपोर्ट है उसमें बांग्लादेश हमसे आगे है। अब हमारे यहाँ मेजर स्टेट कौन से हैं जो जूट प्रोडक्ट करते हैं? इसमें वेस्ट बंगाल फर्स्ट स्थान पे है, जो लगभग 80% जूट का यहाँ प्रोडक्शन करता है। इसके बाद बिहार, असम और उड़ीसा का स्थान आता है। अब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर जूट को हमको उपजाना है? तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 24 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। रेनफॉल 150 से 200 सेंटीमीटर, यानी कि अधिक बारिश की जरूरत रहती है। सॉइल टाइप कैसी होनी चाहिए? एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, जो डेल्टा रीजन में मिलती है। इसका ग्रोइंग सीजन देखते हैं। सोइंग पीरियड वही मार्च से मई के बीच में इसको बोया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है जून से सितंबर के बीच में, और ये बहुत लंबे टाइम में तैयार होती है, लगभग 120 से 150 दिन इसको मैच्योर होने में लग जाते हैं। अब जूट को प्रमोट करने के लिए हमने नेशनल जूट बोर्ड का गठन किया गया है, और एक स्टेचुटरी बोर्ड ये है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में है। इसके लिए एक एक्ट लाया गया था 2008 में, नेशनल जूट बोर्ड अधिनियम 2008, इसके माध्यम से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जूट का प्रमोशन करना, डेवलपमेंट करना, और इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट करना। इसके अब जूट टेक्नोलॉजी मिशन भी लॉन्च किया है। इसके अलावा रिसर्च और इनोवेशन भी कर रहा है। हाल ही में जो जूट से इथेनॉल एक्सट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, वो एक इनोवेशन के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक फिशरीज इंडस्ट्री से है। तो फिशरीज का सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने में, और प्रोटीन का एक मेजर सोर्स है। अब इस मेजर नेशन कौन कौन से? चाइना, EU, US, जापान, साउथ कोरिया में ये काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। मेन एरियाज क्या है? ग्रैंड बैंक्स, न्यूफाउंडलैंड के पास जो कनाडा क्षेत्र में है, इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक और साउथ चाइना सी, बेरिंग सी, इन रीजनों में फिशरीज इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो समुद्री धाराएं, गर्म और ठंडी जल धाराएं, वो आके मिलती है, और इसके कारण यहाँ मछलियों के लिए जो भोजन है वो आसानी से उपलब्ध होता है, और जब भोजन होगा मछलियों के लिए तो उनका विकास भी होगा। चाइना जो है प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर है। चैलेंजेस क्या है? ओवर फिशिंग की जाती है, इलीगल फिशिंग की जाती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण भी जो फिशरीज इंडस्ट्री है उसको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेगुलेशन WTO है, वो फिशरीज सब्सिडी निगोशिएशन इन पे बात करता है और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है। अब इंडिया की बात करें फिशरीज इंडस्ट्री के, तो हमारे यहाँ लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। इसके कारण हमारे यहाँ जो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरीके की फिशरीज देखने को मिलती है। रीजन है गुजरात, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो तटीय एरिया है वो। इसके लिए हमने पॉलिसी भी लॉन्च की है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अभी हाल ही में बिहार में एक पुल डैमेज हुआ है, इसके कारण हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो परियोजनाएं हैं उन पे कुछ मुद्दे उठ रहे हैं। तो इसी कारण PM गति शक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका एम क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इन्हांस करना और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना, किसके बीच में? जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है उनके बीच में, ताकि हम क्या कर सकें? एफिशिएंसी को बढ़ा सके, अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। की फीचर्स वही इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। इसमें GIS बेस्ड ERP पोर्टल है, प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है।
इसके अलावा कुछ अप्रोच जैसे एम्प्लॉयज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को बढ़ावा देता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है, उनसे भी हमको सीखने की ज़रूरत है। कुछ देश हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स को कैसे आसानी से कम पैसे में और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बेनिफिट्स क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, और जो टाइम है इनमें टाइम डिसीजन हम लेते हैं उसमें कम टाइम लगेगा। अभी हाल ही में जो सेबी की चीफ है उनके विरोध में लोकपाल में केस दर्ज किया गया है। तो इसी संदर्भ में ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोकपाल का उद्देश्य क्या है? ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है जो क्या करती है, जो करप्शन और जो पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जाता है ऐसे मुद्दों को सुलझाती है या देखती है। इसके लिए हमने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लाया और उसके माध्यम से लोकपाल का गठन किया है। इसका पर्पज वही इन्वेस्टिगेशन करना किसकी जो करप्शन से रिलेटेड मामले हैं। इनमें आप देखोगे तो हाई रैंकिंग ऑफिशियल शामिल हैं, जैसे इसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। उनके विरोध में इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, चेयरपर्सन होंगे जिनको प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट, और इनके लिए रिकमेंडेशन देंगे एक सिलेक्शन कमेटी। मेंबर होंगे 8 मेंबर हो सकते हैं अधिकतम। ये जुडिशरी और नॉन जुडिशरी दोनों सेक्टर से आते हैं। फंक्शन इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना। इसके अलावा काम रिकमेंडेशन दे सकती है, रिपोर्ट कर सकती है। अब प्रोसेस क्या है, हम फाइल जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पहले इंक्वायरी बिठाएगी, उसके बाद आगे की प्रोसेस चलाती है। महत्व क्या है, वही करप्शन को कंट्रोल करना और पब्लिक के अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना। आज हमने इतने सारे टॉपिक्स देखे। अगर आपको हमारा ये नया इनिशिएटिव पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम इस तरीके के और भी डिस्कशंस वाले वीडियोस लाएं और आप तक पहुंचाएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।